नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही आपके सभी सवालों के जवाब हम देते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आज 3 मेहमान हैं जो आपके सभी सवालों को जवाब देंगे। नेहा कुरैशी हैं हमारे साथ, आनंद राठी कमोडिटीज एंड करेंसीज से, और अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट है कमोडिटी और करेंसी के। साथ ही बिटुपन मजुमदार हैं bmazumdar.com से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। चलिए, लेकिन सबसे पहले फटाफट से आपको बता देती कि कमोडिटी मार्केट का आज का एक्शन क्या है। गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें तो सोना अभी 59,800 रुपए तक फिसल चुका है। करीब करीब 765 रुपए की गिरावट फिलहाल MCX पर दिख रही है। चांदी में 1,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। चांदी अब 74,000 रुपए तक फिसल कर आ चुकी है। 6500 रुपए के आसपास MCX पर क्रूड है। ब्रेंट क्रूड का भाव 83 तक आ चुका है। 2% की गिरावट कच्चे तेल में दिख रही है। बेस मेटल्स की अगर बात करें तो जिंक सबसे ज्यादा दबाव यहां दिख रहा है। 248 रुपए के आसपास जिंक है। 2% की गिरावट जिंक में दिख रही है। कॉपर की बात करें तो 773 रुपए के आसपास, 1% नीचे। एल्युमिनियम 213 रुपए के नीचे, 1% की गिरावट एल्युमिनियम में भी दिख रही है। लेड हालांकि सपाट है 183, लेकिन नॉन एग्री मार्केट का के सभी काउंटर यहां पर दबाव में ही दिख रही है। एग्री मार्केट पर भी हालांकि चौतरफा दबाव दिख ही रहा है। कुछ और खबर आपको अगर कमोडिटी मार्केट की बताऊं तो अनियन, जहां पर अब वापस से बिकवाली हावी हो गई है। प्याज के दाम महाराष्ट्र के मंडी में 200 रुपए प्रति क्विंटल यानी 2 रुपए प्रति किलो तक मंडियों में आ चुके हैं। जो भी डैमेज्ड माल है उसके भाव 200 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर गए हैं। अच्छी क्वालिटी के प्याज के दाम मंडियों में 500 से 700 रुपए हैं, जबकि रिटेल में 15 रुपए से 20 रुपए प्रति किलो रिटेल में भाव चल रहे हैं प्याज के। यानी प्याज की कीमतों में तेज गिरावट आई है। 12 अप्रैल को खत्म हुए हफ्ते में जिस तरह से बारिश से प्याज की फसलों को नुकसान हुआ तो किसानों ने आनन फानन में मंडियों में अपनी बिकवाली बढ़ा दी। अपनी किसानों की तरफ से आवक तेज हो गई। उस अराइवल की वजह से जो एक गलट हुआ, ओवर सप्लाई की वजह से मंडियों में दाम गिरने लगे हैं और उसका असर रिटेल में भी दिख रहा है। यानी किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। आमतौर पे जब किसानों से बात होती है तो उनका कहना है कि मिनिमम कॉस्ट उनका 6 से 700 रुपए प्रति किलो है प्याज का, जबकि उनको 2 से 5 रुपए तक ही मिल रहे हैं। यानी भारी नुकसान हो रहा है। या ऊपर के अगर कॉस्ट जोड़ लें जिनमें ढुलाई और माल भाड़ा वगैरह को अगर जोड़े तो कॉस्ट और भी ज्यादा होते, तो किसान के लिहाज से ये अच्छी खबर नहीं है। एक और खबर पाम तेल के लिहाज से, पाम तेल इंपोर्ट जो साल की शुरुआत में भारत में रिकॉर्ड स्तरों पर था, अब वहां पर यहाँ के जितने भी इंपोर्टर्स हैं उन्होंने मई के कॉन्ट्रैक्ट में, मई के शिपमेंट के लिए अपने इंपोर्ट ऑर्डर को कैंसिल करना शुरू कर दिया है। वो इसलिए हुआ है कि सॉफ्ट तेल, जो सोया तेल और सनफ्लावर ऑयल है, सूरजमुखी का तेल, उन दोनों ही तेल के दाम कम हो गए हैं और इंडोनेशिया ने दाम बढ़ा दी जिसे प्रीमियम पर मिल रहा था, क्योंकि वो घरेलू बाजार में पाम तेल की सप्लाई ज्यादा बढ़ाना चाह रहे थे। उस वजह से भी जब सस्ता तेल आपके पास अगर सनफ्लावर ऑयल हो और सोया तेल हो तो उस पर फोकस ज्यादा है। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आप नजर रख सकते हैं। लेकिन चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। उससे पहले आपको एक बार टीजर प्लेट भी बता देते हैं कि आपको सवाल पूछना कैसे है। आप हमारे नंबर पर लगातार सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934058 पर, और हमारे तीनों मेहमान बने हुए हैं अगले आधे घंटे तक जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। चलिए सबसे पहले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। आनंद हैं अकोला से। कॉटन सीड ऑयल केक पे इन्होंने सवाल भेजा है। अनुज जी, क्या लग रहा है कॉटन सीड ऑयल केक क्या करना चाहिए आज? विष्णु जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, आज हमने सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में एक हायर लेवल से बिकवाली आते हुए देखी है। तो कॉटन सीड ऑयल केक मुझे लगता है कि थोड़ा ही बहुत बिकवाली के साथ ट्रेड हो सकता है, बट अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। हमारा बाय कॉल रहेगा यहाँ पे करीबन 2650 2680 में खरीदारी करें। 2600 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर में करीबन 2780 से लेकर 2800 तक देखने को मिल सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी कॉटन सीड ऑयल केक में यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी के साथ कॉटन सीड ऑयल केक में आप बना सकते हैं। अमित जैन है जयपुर से। कॉपर खरीदा है 782 रुपए में 782 में, और सोना को शॉर्ट किया है 60,250 रुपए में। बिटुपन क्या करना चाहिए? कॉपर 782 पर खरीदा है, बाई किया है, उनके खरीद भाव से 10 रुपए नीचे है फिलहाल 9 रुपए, और सोना शॉर्ट किया है, उसमें फायदा हो रहा है। दोनों ही काउंटर में बताएं क्या करें। अब पहला तो मैं बताता हूँ कि गोल्ड में देखिए एक डबल टॉप कॉन्फर्मेशन MCX में चार्ट में हुआ है। 60,000 का जो लेवल ब्रेक किया है, तो यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है डिक्लाइन, लेकिन इवनिंग पार्ट में पुल बैक आ सकता है, क्योंकि जितने भी आज डिक्लाइन हुआ है पूरे कमोडिटीज में
मोस्टली एशियन और यूरोपियन सेशन में हो रहा है, तो यूएस सेशन में के आसपास थोड़ा पुल बैक आ सकता है। जब भी पुल बैक आता है तो वहां पे फिर शॉर्ट ही बनेगा। 59,500 टू 59,400 तक यहाँ पे आप टारगेट ले सकते हैं, और 60,300 जो भी आपकी कॉस्ट है उसको पर एक ट्रायल कर लीजिएगा। अगर मल्टीपल लॉट है तो थोड़ा पार्शियली बुक करके छोड़ सकते हैं, और टारगेट बुक फुल बुक कीजिए 59,400 टू 500। और बात आता है जो कॉपर बेस मेटल में, देखिए उतना ज्यादा डिक्लाइन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उतना मेजर नहीं होगा। 770 का एक बेस सपोर्ट है, वहां तक शायद मार्केट जा सकता है, लेकिन उससे पहले 777 टू 778 का एक पुल बैक भी बन सकता है। अगर ये पुल बैक मिलता है तो निकल जाइए, नहीं तो 770 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ऐसा भी एक चीज बात है, अगर इसका आप होल्डिंग वाला बात है, जब तक 760 लेवल काफी दूर हो जाएगा स्टॉप लॉस, उतना बड़ा स्टॉप लॉस मेंटेन करना बड़ा मेरे से सजेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा मार्केट पुल बैक लेगा तो एग्जिट बनना मेरे हिसाब से बेटर है, और गोल्ड में आपको प्रॉफिट मिलेगा तो बुक कर लीजिएगा। अगले दर्शक हमारे साथ इसके बंसल है। एल्युमिनियम इन्होंने 200 रुपए में खरीदा है, क्या करना चाहिए नेहा इनको एल्युमिनियम में? एल्यूमिनियम में हमने प्राइसेस में कल एक बढ़ाव देखा था। वो रीजन ये था कि एल्यूमिनियम स्मेल्टर जो है चाइना में, तो वो काफी पावर शॉर्टेज चल रहा है वहां पे, तो उसी रीजन की वजह से एक बाउंस देखने मिला था। तो वहाँ एक अच्छी हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर एल्यूमिनियम 213 के आसपास सेल कीजिए, स्टॉप लॉस 215 का रखिए और टारगेट 209 का रखिए। बंसल साहब आपके लिए सलाह है नेहा की तरफ से। शैल मनी है पटना से, 2 लॉट चांदी इन्होंने शॉर्ट किया है। नेहा क्या करना चाहिए? 72,233 रुपए में शॉर्ट किया है, 74,100 के आसपास भाव है, 2,000 का डिफरेंस है अभी भी। क्या इनको वेट करना चाहिए? ये लंबे समय तक रुक सकते हैं, उनको लग रहा है कि वो रोल ओवर करके नवंबर तक रुक सकते हैं। क्या इनको होल्ड करना चाहिए चांदी के शॉर्ट पोजीशन को? चांदी अगर इनकी शॉर्ट में है तो फिलहाल के लिए एक मोमेंटम उसमें ओवरऑल बेयरिश ही बन रहा है। अगर 75,000 के आसपास मिलती है तो वहां पे एक और शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है। 76,000 का स्टॉप लॉस रखिए और 73,000 का टारगेट रखिए। आप क्या सलाह देंगे अनुज जी? ये शॉर्ट पोजीशन जो 72,200 के आसपास की शॉर्ट पोजीशन है, क्या बने रहे, आएगा भाव? विष्णु जी देखिए, सिल्वर में हमने देखा है कि एक हायर लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। मुझे लग रहा है कि ये जो गिरावट है यहाँ पे थोड़ा सा स्टे हो सकती है, क्योंकि $24 एक अच्छा सपोर्ट है। मुझे लगता है कि $24 मार्केट ब्रेक नहीं करेगा। कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत हमने इंटरनेशनल मार्केट में न्यूज़ देखी, उसकी वजह से भावों में थोड़ी गिरावट आते हुए देखी है। इंटरेस्ट रेट डबल डिजिट बढ़ाने की बात कर रहे हैं 2 पॉइंट से, तो हो सकता है कि उसकी वजह से थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। बट मुझे लग रहा है कि एक बार नीचे में 73,500 तक के लेवल आ सकते हैं, $24,500 तक के लेवल आ सकते हैं, तो वहां पर एक बार निकलने की सलाह रहेगी। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्राइसेस है वो अब एक अट्रैक्टिव प्राइस की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, तो वहां पर अगेन आपको बाय देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि एक बार 73,500 तक के लेवल और 24,500 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पर एक बार आए तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। अगले दर्शक है जसप्रीत है गंगानगर से। सरसों और जौ अगले 1 महीने में तेजी दिखती है क्या दोनों काउंटर में? बार्ले और सरसों में क्या लग रहा है अनुज जी? देखिए, बार्ले और सरसों की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने भावों में ऑलरेडी एक रिकवरी आते हुए देखी, क्योंकि जिस तरीके से बेमौसम बारिश रही थी मार्च के महीने में, तो वहाँ पर ही हमने एक प्राइस में एप्रिशिएशन आते हुए देखा था। तो मुझे लगता नहीं है कि अभी कोई ज़्यादा बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अब जो तेजी और मंदी आएगी एग्रीकल्चर कमोडिटी में, वो IMD के अनुमान के बाद देखने को मिलेगी। एल नीनो का जो फियर है वो अभी भी मार्केट में इंस्टिट है, तो अगर आगे नॉर्मल जो बिलो नॉर्मल मानसून रहता है तो फिर हम एग्रीकल्चर में तेजी आते हुए देखेंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में भाव अभी स्थिर रहेंगे। आने वाले 15 दिनों में IMD का अनुमान आता हुआ दिखाई देगा, तो उसके बाद हम एक अच्छी तेजी जो है अनुमान कर रहे हैं कि वो आपको एग्रीकल्चर में देखने को मिल सकती है, जिसमें सरसों, जौ, पल्सेस और वीट के अंदर हम अनुमान कर रहे हैं कि भावों में तेजी आ सकती है। ओके, अगले दर्शक है पवन है हिसार से। ग्वार और धनिया इन दोनों काउंटर में क्या करें अनुज जी? और धनिया तो काफी गिर चुका है, अगर साल भर में देखें तो करीब करीब 50% की गिरावट यहां पर आ चुकी है। क्या लग रहा है धनिया का लोअर लेवल आपको क्या दिख रहा है? और साथ ही ग्वार पर भी बता दीजिए।
देखिए स्पाइसेस में हमने फिलहाल 1-2 दिनों में थोड़ी सी गिरावट आते हुए देखी है। धनिया अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कंसोलिडेट कर रहा है। फिलहाल मैं इसमें भी वेट एंड वॉच करना चाहूंगा क्योंकि 6200 काफी अच्छा सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होगा तो फिर एक पैनिक सेलिंग उसमें आ सकती है। तो फिलहाल अभी मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। प्राइस पिछले 3 दिनों में थोड़े कंसोलिडेट हुए हैं धनिया के अंदर, तो 6200 के लेवल को वॉच करना चाहिए। अगर वो ब्रेक होगा तो फिर थोड़ी बहुत सेलिंग इसमें आ सकती है। हालांकि ये एक शॉर्ट टर्म नजरिया है, बट लॉन्ग टर्म नजरिया मुझे लगता है कि आपको धनिया के अंदर लॉन्ग टर्म अगर हम आने वाले 6 या 7 महीने की बात करें तो अगेन एक अच्छा बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़ी सी गिरावट है, मगर लॉन्ग टर्म अगर हम 6 या 7 महीने की बात करें तो वहां पर तेजी का रुख रहेगा। वहीं अगर हम ग्वार की बात करें तो ग्वार में जब भी हम डिप देखते हैं तो एक अच्छी रिकवरी देखते हैं। हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि 5500 के आसपास से ग्वार के अंदर एक रिकवरी का दौर देखने को मिला था। तो अगर ग्वार दोबारा से 5500 के आसपास मिलता है तो वहां पे खरीदारी की ट्रेड बना सकते हैं। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ है महावीर हैं बेंगलुरु से। पूछ रहे क्या इस महीने में कॉमेक्स पर चांदी $23.5 तक आ सकती है? क्या लग रहा है बिटूपन आपको? देखिए चांदी का जो एक फिबोनाची लेवल 2440 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है। अगर ये सपोर्ट बेस टूट जाता है तब प्रोबेबली मार्केट $23 के आसपास बन सकता है। लेकिन ये करेक्शन है। देखिए एक जो रैली आया था $20 से ऑलमोस्ट $26 का जो भी रैली है, यहाँ पे जनरली मार्केट में 23.6 तो ऑलमोस्ट करेक्शन के आसपास है। तो ये करेक्शन एक्सटेंड होकर 30.2% बनने से थोड़ा 23 या $22 तक हो सकता है। लेकिन सेंटिमेंट बुलिश है। लेकिन आज जिस तरह से सिनेरियो है, जिस तरह सिनेरियो बन रहा है पूरे कॉम्प्लेक्स में, जैसे कि ईल्ड बढ़ने से, जैसे कि बीओई, जैसे कि यूके का डेटा इन्फ्लेशन डेटा अभी भी हॉट है, यूएस के कोर इन्फ्लेशन अभी भी हॉट है। तो जो एस्टिमेशन था जिसके कारण रैली आया था कि जो इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो गया, उस तरह सा सिनेरियो नहीं बन रहा है। तो थोड़ा सा सिनेरियो ऐसा भी शॉर्ट टर्म में थोड़ा करेक्टिव बनने का चांसेस है, जहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन इतना सिनेरियो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा डिक्लाइन या सेल ऑफ है गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन बुलिश ही हो जाएगा मार्केट। लेकिन शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से करेक्शन पे मार्केट रहना चाहिए, बोथ गोल्ड एंड सिल्वर। हर्ष प्रजापति है झांसी से। चांदी 65,000 रुपए तक कब तक आएगी? नेहा, आपको लग रहा है 65,000 चांदी में? 65,000 तो फिलहाल इतनी जल्दी नहीं लग रहा है, पर देखते हैं। अगर 71,000 का लेवल अगर तोड़ता है तो एक बार 68,000 का आने का चांसेस है। अगर पर वहां से बाउंस बैक करता है तो वो फिर एक बाई अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। अगर 65,000 आता है तो डेफिनेटली बाय करना ही चाहिए उस लेवल पे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैक्स टू मैक्स 68,000 देखने मिल सकता है। वीर है पानीपत से। ये इन्होंने 2 लॉट चांदी मिनी शॉर्ट कर रखा है और एल्युमिनियम में आज क्या करें? 2 सवाल है इनके। क्या करना चाहिए बिटूपन इनको? सिल्वर देखिए मैंने जो बताया था, सिल्वर का मैं मेजर सपोर्ट के आसपास अभी 73,700 का जो भी बड़ा सिल्वर है उसका सपोर्ट वो देख के चलिए। उसके नीचे सस्टेन करता है तो अनदर एक 1,500 रुपए का डिक्लाइन बन सकता है गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन आज ही नहीं, गोइंग फॉरवर्ड एक करेक्शन बन सकता है। तो सिल्वर में मोस्टली अभी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। काफी दिनों से मार्केट होल्ड कर रहा था तो वहां पे एक शॉर्ट बिल्डअप है। लेकिन अगर मैं बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में देखता हूँ तो बेस मेटल में उतना ज्यादा मुझे एल्यूमिनियम में ज्यादा खास एक्टिविटी नहीं लग रहा। अगर करना भी तो है थोड़ा सा रुक के करे, थोड़ा सा मार्केट डिक्लाइन हो सकता है। 213 के आसपास है पूरे कॉम्प्लेक्स में, तो यहाँ से मेरे हिसाब से 1-1.5 रुपए डिक्लाइन है। अगर यहाँ पे शॉर्ट करना है तो मेरे हिसाब से 21440 के ऊपर स्टॉप लॉस लेके 21150 का टारगेट लेके कर सकते हैं। लेकिन इस काउंटर में इतना ज्यादा एक्टिविटी नहीं, तो ज्यादा जहाँ पे एक्टिविटी है वहां पे मोमेंटम है तो वहां पे इंट्राडे के लिए पार्टिसिपेट करना भी बेटर हुआ। अगले दर्शक हमारे साथ हेमंत सालुंके है महाराष्ट्र सांगली से। सोने में निवेश करे क्या? अनुज जी क्या सलाह देंगे हेमंत को? हाँ देखिए, सोने का लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। हालांकि आज हमने थोड़ी सी गिरावट आते हुए देखी है, तो मुझे लगता है कि इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए। हमें लगता है कि नीचे अगर प्राइस 59,500 के आसपास तक मिलते हैं तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है करीबन 59,250 पे लगा है। टारगेट हमें लगता है कि 60,100 तक देखने को मिल सकता है। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। हमें लग रहा है कि इवनिंग सेशन में मार्केट थोड़ा स्टेबल रहेगा, बट हाँ डेफिनेटली अगेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1980 से लेकर 1985 डॉलर तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी 59,500 के आसपास बना सकते हैं। जमील भाटी चूरू राजस्थान से। क्रूड और एनजी किस लेवल पे बाई या सेल करे? नेहा, क्रूड मेरे हिसाब से एक अच्छा सपोर्ट जोन है नियर 6400 के आसपास। तो वहां पे एक 6400 के आसपास आप बाय कर सकते हैं।
6300 का स्टॉप लॉस रखिए, अपसाइड 6600 का टारगेट रखिए। और नेचुरल गैस भी काफी उसने ऑलमोस्ट ईयर टू डेट अगर देखेंगे तो हम लोगों ने काफी 50% करेक्शन देखने मिला है, पर 160 के लेवल पे वो काफी सस्टेन कर रहा है। तो नेचुरल गैस में भी एक बाउंस बैक दिखने मिल सकता है। और जैसे कि हमने फंडामेंटली देख रहे हैं कि कोल्ड वेदर एक्सपेक्ट है अप्रैल 23 से, और यूएस में भी नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट बढ़ गया है। तो नेचुरल गैस में 190 के आसपास अगर मिलता है तो बाई कीजिए, 180 का स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट 210 का रखिए। हैं दिल्ली से, जून तक ये होल्ड कर सकते हैं। इन्होंने सिल्वर मिनी 3 लॉट 70,000 रुपए में शॉर्ट कर रखा है। क्या करना चाहिए विटुपन? अगर जून तक ये होल्ड करते हैं तो क्या 70,000 के नीचे चांदी जाएगी? देखिए, पहला बात तो मैं ये बता रहा हूँ, देखिए इस तरह का जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होता है, 70,000 में आपका शॉर्ट है, 78,000 तक आप होल्ड करते हो, तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग में इस तरह से होल्ड किया नहीं जाता है। और जो अंडरलाइंग टोन है गोल्ड एंड सिल्वर का बुलिश है, तो 70,000 स्पाइक कभी भी छोटा मोटा आ जाता ठीक है, लेकिन आप वो आपका व्यू बेस नहीं होगा, आप अगेन द ट्रेंड काम कर रहे हो। तो अगेन द ट्रेंड काम करने से इस तरह से मार्केट में पैसा नहीं बनता, पैसा चला जाता है। तो इसी के कारण बहुत लोग कमोडिटी मार्केट से निकल भी गए लास्ट 15-20 साल से। तो ये चीज मान के चलिए, अगर आप कमोडिटीज में कर रहे हो जैसे कि फ्यूचर्स मार्केट में, तो यहाँ पे ट्रेड समझ के कीजिए, यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। तो सिल्वर में हो सकता है कि मार्केट थोड़ा 70,700 तोड़ने के बाद 1,000-2,000 रुपए गिर जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट में बड़ा गिरावट है। हाँ, आपका लेवल थोड़ा सा शायद 71,000 तक मार्केट कोई कारण बन भी जाए, अगेन द ट्रेंड में बात कर रहा हूँ, तो वहां पे शायद आपको एग्जिट बन जाए, लेकिन ये ट्रेड काफी गलत है। और व्यू ऐसे बनाना कि जून में कैसा हो जाएगा, देखिए ऑल द थिंग्स डिपेंडिंग ऑन द यूएस इन्फ्लेशन डेटा। अगर यूएस का इन्फ्लेशन डेटा सॉफ्ट आता है आपका, और जो नॉन फार्म पेरोल खराब आता है, तो पॉलिसी चेंजेस हो सकता है, तब शायद सिल्वर में रैली आ जाएगा। अगर ये इन्फ्लेशन ज्यादा हॉट आता है, इन्फ्लेशन कॉन्टिन्यूसली गोइंग हायर और यूएस का एम्प्लॉयमेंट डेटा स्ट्रॉन्ग आता है, तब मार्केट में करेक्शन आएगा। तो पहले वो चीज प्रेडिक्ट करना वुड बी स्लाइटली डिफिकल्ट, लेकिन सेंटीमेंट अभी भी बुलिश है, क्योंकि लग रहा है कि यूएस के रेट्स काफी पिक आउट हो गए। शॉर्ट टर्म में करेक्शन है कि गोइंग फॉरवर्ड मार्केट बुलिश पे रहेगा। करेक्शन आता है 71,000 के आसपास, तो मेरे हिसाब से 71,000, 71,500 यहाँ पे निकल जाइए। ऐसे बड़ा होल्ड करना इट्स नॉट ए गुड आइडिया। अगले दर्शक है अमित है दिल्ली से, क्रूड में शाम के सत्र के लिए एक ट्रेडिंग रणनीति जानना चाह रहे हैं। क्या सलाह देंगे बिटकॉइन इनको? शाम के लिए कोई ट्रेड है कच्चे तेल में आज? हाँ, क्रूड ऑयल में देखिए थोड़ा सा मार्केट करेक्शन जैसा लग रहा है, ऐसा बड़ा सेल भी नहीं, लेकिन ऑलरेडी मार्केट गिरा है, लेकिन पुल बैक मिलता है 65, 60, 70 वहां तक मिलता है, तो मेरे हिसाब से एक सेल बन सकता है। और 64, 60, 64, 70 सब टारगेट रहेगा, एंड 6620 के ऊपर स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 6620 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के मेरे हिसाब से पुल बैक में सेल करना आज के लिए इंट्राडे बन सकता है। अगले दर्शक है प्रमोद हैं, 2 महीने के लिए जीरे में क्या लग रहा है? अनुज जी, क्या लग रहा है जीरे में यहां से 2 महीने में? प्रमोद हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि आगे जो मोमेंटम रहेगा वो बारिश पे रहेगा। हालांकि आज भी हमने एक लोअर लेवल से रिकवरी जीरे में आती हुई देखी है, तो जीरा में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। नीचे अगर प्राइस 39,500, 40,000 तक मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 38,000 पे स्टॉप लॉस का टारगेट हमें लग रहा है अगेन 42,000 तक देखने को मिल सकता है। तो अभी हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत आपको गिरावट या एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिले, बट अगर हम 2 मंथ्स डाउन द लाइन बात करें तो मुझे लग रहा है कि 42,000 से लेकर 43,000 के लेवल आपको जीरा में देखे जा सकते हैं। ओके प्रमोद, मध्य प्रदेश का एक और सवाल सोया तेल पर है कि सोया तेल में आगे क्या होगा? अनुज जी, क्या लग रहा है सोया तेल को लेकर? हालांकि हमने अभी खबर बताई भी थी कि पाम तेल के मुकाबले अब दाम वहां भी काफी कम हो गए हैं। क्या लग रहा है आगे? देखिए, इस बार प्रोडक्शन काफी अच्छा है। अगर हम इंडियन सिनेरियो में बात करें तो सोयाबीन, मस्टर्ड, सभी खाद्य तेलों के जो प्रोडक्ट हैं उनकी काफी अच्छी हमने पैदावार देखी है। तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा तेजी आपको यहाँ पर एडिबल ऑयल में देखने को मिलेगी। भावों में आगे नरमी का ही रुख देखने को मिलेगा। हालांकि हो सकता है कि भाव थोड़े स्टेबल रहें, और मुझे लगता है कि भाव एडिबल ऑयल्स के आपको आगे समय में नरमी के साथ ट्रेड होते हुए दिखाई देंगे। ये व्यू है आपके लिए सोया तेल को लेकर, आगे भी नरमी की संभावना बन रही है। अगले दर्शक हमारे साथ दिलीप चौहान है नांदेड़ से, कॉटन में आगे तेजी आएगी क्या? अनुज जी, क्या लग रहा है आपको? कॉटन में आगे तेजी की संभावना दिख रही है क्या? देखिए, कॉटन में डेफिनेटली हमको लगता है कि तेजी का रुख रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम अल नीनो का एक फियर देख रहे हैं वो काफी हद तक कॉटन पे रहेगा, क्योंकि अल नीनो का जो इम्पैक्ट है वो खरीफ की क्रॉप पे रहेगा, जिसमें आपकी ग्वार और कॉटन दो और साथ में जो आपकी जो है उस पर रहेगा, राइस के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो 3 क्रॉप हैं जो मेन क्रॉप रहती हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर अल नीनो का फियर आता है तो कॉटन को अच्छा सपोर्ट मिलेगा।
और हमें लगता है कि कॉटन जो है इस बार अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगेन, तो कॉटन के अंदर लॉन्ग टर्म में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। अगले दर्शक हमारे साथ सतबीर हैं, इनके पास चांदी 2 लॉट 75,000 रुपए में बाइंग की है। क्या शाम तक वापस से 75,000 के भाव मिल जाएंगे? क्या लग रहा है नेहा आपको, 75,000 वापस से चांदी जाएगी ऊपर में? मुझे एक ऐसा बाउंस एक्सपेक्ट है, अगर 75,000 आता है तो वो एक सेल अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। अगर 75,000 के आसपास आने का चांसेस लग रहा है कि बिकॉज वो अभी काफी सपोर्ट है 74,000 लेवल का उसका, वहां से अगर वो बाउंस बैक इंट्राडे में देता है तो डेफिनेटली 75,000 लग रहा है मुझे। और वहां पे आए तो वहां पे डेफिनेटली वहां पे सेल कीजिए, 76,000 का स्टॉप लॉस रखिए और 73,000 का टारगेट रखिए। अगले दर्शक है समीर है, बुलंदशहर यूपी से। नेचुरल गैस और सिल्वर में आज की स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं, क्या करें एनजी में और सिल्वर में बिटूपन? देखिए, मैंने लास्ट वीक बताया कि एनजी का 183 84 के ऊपर जो सस्टेन करेगा तो ये तेजी होगा। तो यहाँ पे अभी नेचुरल गैस में डिप्स आता है तो मेरे हिसाब से बाइंग है 190 189 ये जो भी लेवल है, यहाँ पे बाइंग बन सकता है। थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस 183 के नीचे रहेगा और आप टारगेट ले सकते हो होल्डिंग के लिए 210 215 तक आप टारगेट ले सकते हैं। आज या कल तक ये होल्डिंग के लिए मुझे लग रहा है कि तेजी का है। और सिल्वर में देखिए फिलहाल के लिए एकदम मोमेंटम के लिए बता रहा हूं तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट है। सपोर्ट के बाद से अगर पुल बैक आता है 74,500 टू 550 के आसपास, तो वहां पे सेल बनेगा। और आज का दिन का जो हाई है 75,100 के आसपास, उससे थोड़ा नीचे 75,100 के नीचे आपका उसके आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। और आपका इनिशियल टारगेट 73,750 टू 800 रहेगा। और वो अगर टूटता है तो आपका टारगेट अंदर 500 रुपए डिक्लाइन के लिए आप इंट्राडे के लिए सोच के रख सकते हैं। अगले दर्शक है रौनक अग्रवाल हैं हरदा से। गेहूं का और मूंग प्राइस का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, गेहूं और मूंग के प्राइस किधर जाते दिख रहे हैं आपको अनुज जी? देखिए, गेहूं के प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ पे सरकारी खरीद इस बार थोड़ी सी कम रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भावों में एक तेजी का रुख यहाँ पर बन सकता है। तो हम मान के चल रहे कि 1 से 2 रुपए की तेजी गेहूं में देखने को मिल सकते हैं। वहीं हमने दालों के अंदर भी एक रिकवरी आते हुए देखी है। तो मूंग के अंदर भी हम मान के चल रहे हैं कि अभी फिलहाल भावों में तेजी का रुख रहेगा। तो गेहूं और मूंग में आगे हमें लगता है कि भाव तेजी की तरफ जा सकते हैं। दर्शक हमारे साथ रमेश भाई हैं अहमदाबाद से। इनका सवाल है, गोल्ड मिनी इन्होंने 3 लॉट 60,075 रुपए में बाई किया है। अब क्या स्टॉप लॉस रखे, क्या रखना चाहिए स्टॉप लॉस नेहा? यहाँ से इनको 400 रुपए का नुकसान हो रहा है, 58,700 के आसपास भाव आ चुका है। ऑलमोस्ट लाइक मेरे हिसाब से उनका स्टॉप लॉस 60,000, वहाँ 57,700 का एक सपोर्ट है वहां पे। पर अगर वहां पे उन्हें लॉस हो रहा है तो उन्हें स्टॉप लॉस कर देना चाहिए। बिकॉज अगर यहाँ से 59,800 के नीचे अगर जाता है तो ये अच्छा खासा हमें और सेलिंग देखने मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से 59,800 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए उन्हें। 800 नेहा जी तो अभी है ही ये मार्केट। नेहा ये 59,800 तो अभी मार्केट है ही, स्टॉप लॉस फिर कैसे लगाएंगे? मेरे हिसाब से 700 का स्टॉप लॉस रखिए। ओके, 700 के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। उसके नीचे जाने पर और गिरावट बढ़ सकती है। हितेश पुरोहित है गुजरात से, ग्वार में जाना चाह रहे। ग्वार में क्या, एक बार और फिर से बता दीजिए अनुज जी, एक बार आपने बताया भी था, छोटा जवाब दे दीजिएगा। देखिए, 5500 के आसपास मिले तो खरीदारी करना चाहिए। 5500 एक अच्छा सपोर्ट जोन है जहां पर हमें लगता है कि एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है। तो 5500 के आसपास ग्वार में खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में 5700 से लेकर 5800 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अगले और आखिरी दर्शक है अश्विनी, पुणे महाराष्ट्र से। क्या कमोडिटी मार्केट को में लॉन्ग टर्म का नजरिया बना सकते हैं क्या बिटूपन आप जवाब दे दीजिएगा, छोटा जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए, ये मार्केट में डेरिवेटिव में मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म नजरिया बनाना थोड़ा काफी डिफिकल्ट रहता है। लेकिन आपका देखिए कॉन्ट्रैक्ट भी 2-3 महीने का रहता है, तो रोल ओवर लेके भी बहुत लोग करते हैं। तो मेरे हिसाब से कमोडिटी में जो भी स्विंग्स है, अगर देखिए डेरिवेटिव मार्केट है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली यहाँ पे छोटे मोटे स्विंग्स में काम करता है। अगर कमोडिटी में आप कैश में काम करते हो, गोल्ड एंड सिल्वर ETF का वो कर सकते हो। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में थोड़ा सा रिस्की गेम होता है और यहाँ पे आपको मार्जिन में जब काम होता है तो यू शुड नॉट बी लुकिंग फॉर मार्जिन ट्रेडिंग पे, होल्डिंग पे। तो कोई भी ट्रेड मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म ही मेरे हिसाब से फिजिबल रहता है।
शुक्रिया अनुज जी आपका, नेहा आपका और बिटूपन आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के मैक्सिमम सवालों के जवाब दिए। कुछ सवाल रह गए थे, उन सवालों को हम कल लेने की कोशिश करेंगे। कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए स्वदेश विशेष होगा, जो चीनी पर खास ये शो है। शुगर कंजम्पशन सेहत के लिए कितना टेंशन है, पूरी एनालिसिस आपके लिए लेकर आएंगे ब्रेक के बाद। नमस्कार।